नमस्कार। लक्स क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लेना। सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, जो आपकी 9th क्लास के अंदर हिस्ट्री के रूप में पुस्तक संचालित होती है, उसकी शुरुआत करेंगे। और आज अपन फर्स्ट चैप्टर की ही बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो अपनी पहली क्लास है और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप इसके बाद में जितने भी वीडियो आएंगे वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर शो करेंगे। तो थोड़ी बहुत रूपरेखा देख लेते हैं। तो ये आपकी किताब है और ये इसका नाम है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, भाग 1, कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। और सबसे अंतिम की बात करें तो ये आपके चैप्टर रहेंगे। इतिहास और बदलती दुनिया, 2 खंड है, टोटल 5 चैप्टर हैं। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नातीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज या उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चरवाहे का आभार। तो ये इसमें प्रमुख 5 चैप्टर हैं। तो इस चीज़ को अपन किस तरीके से देखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मैं दूसरे दिन की क्लास लूंगा तो आपको नोट्स बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपन ने पढ़ी। और उसके बाद में अपन बात करेंगे आपके अभ्यास प्रश्नों की, उसके बाद में अपन इसका टेस्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं चैप्टर शुरू कर देता हूँ, ठीक है। चलो। फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में अपन आपने 8वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा कि भाई इतिहास जो है वो हमारी पुराने समय में जो घटित घटनाएं होती है उसको इतिहास कहते हैं। और अपना पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। तो थोड़ी बहुत रूपरेखा इस प्रकार देख लो कि जैसे भारत में जो क्रांति हुई 1857 की क्रांति, उसी प्रकार जो बाकी के जो विश्व है उनमें भी क्रांतियां होती है। और फिर बाद में उसके परिणाम ये निकलते हैं कि वो वहाँ के राष्ट्र आज़ाद हो जाते हैं। तो उसी प्रकार फ्रांस जो एक राष्ट्र है उसमें भी क्रांति होती है। क्रांति के क्या परिणाम है, किस तरीके से क्रांति हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 14 जुलाई 1789 की सुबह। अब ये डेट है, कौन सी डेट है? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल है। पेरिस जो है वो आपके फ्रांस का एक शहर है। पेरिस नगर में आतंक का माहौल है। क्यों है भाई आतंक का माहौल, वो अपन को आगे पता चलेगा। सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अब वहां का जो सम्राट था उसने क्या किया, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। और अफवाह ये किसी ने फैला दी थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए हैं और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया है। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए। अब ये पहले आपको जैसे मूवी चलती है इसकी पूरी जानकारी, कौन वहां का शासक था, किस तरीके से पूरी ये रामायण फैली, उसका अपन थोड़ी देर बाद में अध्ययन करने वाले पूरा। ये थोड़ा सा चैप्टर मतलब एक मूवी की तरह चल रहा है, तो आपको समझना बड़ी अच्छी तरीके से कि भाई 14 जुलाई जो है, उस 14 जुलाई को 1789 की जो डेट है उस समय फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पेरिस नगर है उसके अंदर एक आतंक का माहौल था, सब लोग डरे हुए थे, सब सहमाए हुए थे। वो इसलिए थे क्योंकि जो फ्रांस का जो लुई 16वें शासक था उसने आर्मी को कहा कि आप पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लो। और किसी ने इस बात की अफवाह फैला दी कि भाई जैसे ही आर्मी आएगी तो आर्मी आते ही वो क्या करेगी, आपके जितने भी लोग हैं उनके ऊपर गोलियां चलाएगी। तो इसके डर के मारे लगभग वहाँ के 7,000 लोग जो है वहाँ का जो टाउन हॉल है वहाँ पे एकत्रित हो गए। और सब ने कहा कि भाई अगर राजा अपने ऊपर गोली चलाने का आदेश देगा तो अपने को तो कुछ ना कुछ जवाब में तो करना ही पड़ेगा। तो सब ने एक जनसेना बनाई और जनसेना बनाकर कहा कि अपन भी उसका करारा जवाब देंगे। इसके लिए उनको हथियारों की जरूरत थी। अब बिना हथियार तो लड़ नहीं सकते, आर्मी आएगी तो आर्मी के पास में तो बंदूकें गोलियां सब होगा, हथियार होगा। तो उनको हथियारों की खोज थी। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में पिक्चर बनाते हुए मेरे साथ में चलें। तो अब उनको क्या करने की जरूरत थी उन 7,000 लोगों को कि भाई जो सरकारी भवन है, जो सरकारी किले हैं या सरकारी जो जेल बनी हुई है वहां पे अपन आक्रमण करेंगे और वहां से हथियारों को चुराएंगे। तो आगे देखो,
अंततः सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और उधर पूर्वी भाग के अंदर उनका किला था जिसका नाम है बास्तिल। किले की जेल को उन्होंने वहां से तोड़ डाला और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब वो उस टाउन हॉल के पास में इकट्ठे थे। टाउन हॉल से चल पड़े किसकी तरफ? एक किले की तरफ जिसका नाम है बास्तिल किला। और उस बास्तिल किले की जेल से बास्तिल किले के अंदर जेल बनी हुई थी और वहां पे भारी मात्रा में गोला और बारूद बंदूकें वगैरह थी, उनको वहां से चुरा लिया। चुराने के बाद में इस हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल किले का जो कमांडर था, सशस्त्र लड़ाई का मतलब है सशस्त्र यानी शस्त्र शहीद, यानी जो सामने सेना थी उसके पास भी लड़ाई थी और मतलब हथियार थे, और इधर से जो गए थे उनके पास में भी हथियार थे। तो इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर है वो मारा गया और वहां पे जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया, यानी वहां पे जो कैदी बंद थे उनको छुड़ा लिया गया। यद्यपि वहां पे जो केवल कैदी बंद थे उनकी संख्या 7 ही थी। वापस देखो मेरे साथ में, अपन बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो 14 जुलाई 1789 में हुई, पेरिस शहर के अंदर हुई। और सेना अंदर घुसने वाली थी, लोगों को लगा कि वो हमारे ऊपर गोलियां चला देंगे, तो इसके चलते टाउन हॉल के आगे 7,000 लोग जमा हो गए और उन्होंने अपनी एक संगठन बनाई। उन्हें हथियारों की जरूरत थी, तो वह टाउन हॉल से पूर्व की तरफ चले तो वहां पे एक बास्तिल किला है, उस बास्तिल किले के ऊपर आक्रमण किया। उस बास्तिल किले के आक्रमण के युद्ध के अंदर वहां का जो कमांडर था बास्तिल किले का वो मारा गया और वहां से उन्होंने भारी मात्रा में गोला और बारूद को जमा कर लिया। और बास्तिल की जो जेल थी उसको भी तोड़ डाला और उसको तोड़ करके उसके अंदर जो 7 कैदी बंद थे उनको भी उन्होंने छुड़ा लिया। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, सम्राट की निर्कुंस शक्तियों का प्रतीक सम्राट की निर्कुंस शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किले, जो बास्तिल का किला था वो लोगों की घृणा का प्रतीक था। मतलब लोग उससे नफरत करते थे किले के, कि भाई ये जो किला है ये सम्राट का है और सम्राट इसमें बैठ करके हमारे खिलाफ नियम बनाता है या फिर हमारे ऊपर अत्याचार करता है। तो उन लोगों को बड़ी घृणा थी उस किले से, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, इस किले को ढहा दिया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति संजोना चाहते थे। यानी वो इतनी नफरत करते थे उस किले से कि उस किले को तोड़ करके, उस किले को बिखेर करके, उसके जो दरवाजे, खिड़कियां, पंखे, लट्टू, बल्ब जितने भी थे उनको क्या किया, बाजारों के अंदर बेच दिया। इसलिए बेचा भाई, कई लोग होते हैं ना जिनको पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उनको उस चीजों को बेच दिया। कौन से किले का? बास्तिल के किले का। ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब उधर लफड़ा यह था कि उधर रोटियां मिलती थी, ठीक है ना, और उसको कहते हैं पाव रोटी। पाव रोटी की कीमत महंगी होती जा रही थी और उसका विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। इसकी जो जानकारी थी वो अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। यहाँ आपको बास्तिल का किला दिख जाएगा, जैसे कि आप इस चित्र में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ये जो है ये आपके बास्तिल का किला है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ बास्तिल किले का ध्वंस। यानी इस बास्तिल के किले को वहाँ के जो लोग थे, कहाँ के लोग? पेरिस के, पेरिस शहर के पास लोग इकट्ठे हुए थे ना, उन लोगों ने, और उन लोगों की संख्या कितनी थी? 7,000। इन 7,000 लोगों ने इस किले को पूर्णतः ध्वंस कर दिया या फिर इसको गिरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है 18वीं सदी के उत्तरार्ध फ्रांसीसी समाज। तो ये तो आपकी पहले की पिक्चर हो गई कि मतलब किस तरीके से आपको ये जानकारी जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि अपन किस तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाला है। हालांकि ये पूरी पूरी जानकारी अपन वापस देखेंगे। तो अपन यहाँ से अभी फ्रांसीसी समाज को पढ़ेंगे कि उस समाज में क्या हलचल हो रही थी। तो देखो, सन 1774 में बुर्बो राजवंश, कब की बात है? 1774 की बात है। अब वहां अपन 1789 की बात कर रहे थे ना, अभी अब पीछे चल रहे हैं कि 1774 में क्या हुआ। एक राजवंश है जिसका नाम है बुर्बो, और उस राजवंश का एक शासक है जिसका नाम है लुई 16। फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी जो उम्र थी वो केवल और केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतो एनेथ से हुआ। किससे हुआ? मैरी एंतो एनेथ से उसका विवाह हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी जब उसकी राजगद्दी मिली उसको, जब उसको राजगद्दी प्राप्त हुई
तो उसने अपना जो राजकोष है वो खाली पाया। राजकोष का मतलब यह है कि उसका जो राजकीय खजाना है, मतलब उसका जो राजकीय खजाना है उसको उसने बिल्कुल खाली पाया। लंबे समय तक चलते युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब वो उसकी राजगद्दी खाली क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि उसका जो खजाना था वो खाली इसलिए हुआ क्योंकि उसने जितनी भी अपनी राजकोष के अंदर राशि थी उसको क्या किया, युद्ध के अंदर खर्च कर दिया। किसके अंदर खर्च किया? यानी लंबे समय के अंदर युद्ध चले जाने के कारण उसके सारे के सारे जो संसाधन है वो नष्ट हो गए। सारे के सारे संसाधन है वो नष्ट हो गए थे। ठीक है। अब एक बड़ी समस्या ये है कि वर्षाय संधि, वर्षाय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ वो अलग से झेल रहे थे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करें। किसको? इसको। तो देखो मैं यहाँ अगर बात करूँ, ये आपका फ्रांस है और इस फ्रांस के अंदर एक राजा बनता है, उसका जो राजवंश है वो राजवंश है बुर्बो। कौन सा राजवंश है? बुर्बो राजवंश। राजवंश का मतलब परिवार होता है, एक राजवंश का परिवार होता है, जैसे राजपूत परिवार। ठीक है। उसी प्रकार वहां जो राजवंश बनता, जो राजा बना था वो बुर्बो राजवंश का था और उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। ठीक है। अब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र 20 साल थी और इसकी शादी भी हो गई थी। वो किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोन से। अब इसकी जब शादी हुई तो जो राज खजाना है, राज खजाना, जो राज खजाना है वो खाली था। अब खाली क्यों था? क्योंकि ये जो फ्रांस है वो अन्य जो राज्य हैं उनके साथ में युद्ध कर रहा था। जब युद्ध करेगा तो उसको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, तो इसलिए उसका राज खजाना खाली हो गया था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या थी कि इनका एक वर्षाय, वर्षाय का मतलब है एक जगह है, वहां पे इन लोगों का एक विशाल महल था। उस विशाल महल के अंदर शानो शौकत होने के कारण फिजूल खर्चा है वो ज्यादा बढ़ रहा था। मतलब इनका महल बना हुआ था, वहां पे ये लोग इस महल के अंदर वो क्या कर रहे थे, अपने लोगों को रखना, उनकी देख रेख करना, खाना, उस महल की सजावट, उसके अंदर इनके ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। ठीक है ना। लुई 16 शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशकों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद करवाए। अब इसने एक उड़ता तीर और ले लिया। इस लुई 16 का जो शासनकाल था इसके अंदर क्या हुआ, फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेश यानी अमेरिका के जो 13 शहर थे वो ब्रिटेन के गुलाम थे। उन 13 शहरों को किससे आजाद कराने में सहायता की? ब्रिटेन से आजाद करवाने में सहायता की। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ और चढ़ा हुआ था। ठीक है। अब लफड़ा ही हो गया कि ऊपर से एक तो राज खजाना खाली था, दूसरी इसके बाद में हुआ ये कि लुई 16वें ने जैसे ही अपनी राजगद्दी हासिल की और उसके बाद में उसने क्या किया, अमेरिका के 13 शहर जो थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थे, उन ब्रिटेन के कब्जे वाले 13 शहरों को आजाद करवाया। तो उसके ऊपर 10 अरब लिरवे, यानी लिरवे फ्रांस की मुद्रा है, ठीक है ना, उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया और 2 अरब पहले ही था। अब टोटल इसके ऊपर 12 अरब लिरवे का कर्ज चढ़ गया। तो ये पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया। ठीक है। तो सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब जैसे इनके ऊपर कर्जा बढ़ा तो इनको जो इंटरेस्ट देना था, ब्याज देना था, तो वो ब्याज 10% था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर उसके ऊपर कर्जा बढ़ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, कर में वृद्धि करने को बाध्य होगी। और यह कदम नाकाफी था, यानी बहुत भारी मात्रा में कर्जा लगाया गया जिससे वहां की आम जनता जो है वो परेशान हो गई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग, जनसाधारण ही लोग है वो कर अदा करते थे। अब सिंपल सी बात है कि जैसे ही वो कर बढ़ गया, कर की मात्रा ज्यादा हो गई, तो जो तीसरा समुदाय था, जैसे अपने यहाँ पे भी समाज है वो 3 भागों में विभाजित था भाई। एक तो थे ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में शूद्र। उसी प्रकार वहां पे था, पहला था पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के अंदर बात करें तो किसान है, आम साधारण के लोग है वो आते थे। तो वहीं पे भी जो आम साधारण जो लोग थे, जनसाधारण जो लोग थे, उनको ही वो टैक्स चुकाना पड़ता था।
तो आगे देखो, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज की संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% लोग जो थे वो किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार थी कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ठीक है ना। और कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर पर खेतों में काम करना, सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण करना आदि में वो सहयोग करने के लिए बाध्य थे। चर्च में किसानों से जो कर वसूला जाता था उसे टाइद, यानी टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था, वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट्स के तमाम लोगों से सरकार को तो कर चुकाना होता ही था, और इन करों को टाइल कहा जाता था। यानी एक सरकार टैक्स वसूले वो टाइल था, और धार्मिक जो चर्च के जो लोग हैं वो कर वसूले उसको टाइद कहा जाता था। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी वहां पे टैक्स लगाया गया। और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो ये आपकी कुछ मुख्य जानकारी थी इस चैप्टर की, कि भाई वहां ज्यादा कर्ज बढ़ने के कारण जो आम जनता थी उसके ऊपर पूरा का पूरा कर्ज है वो धकेल दिया गया। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वह क्रांति क्यों हुई। जैसे कि अपन ने देखा कि जितना ही 12 अरब लिरवे का जो कर्ज था वो पूरा का पूरा तीसरे समाज के ऊपर डाल दिया गया। ठीक है ना। तो वहां पे एक तो टाइल कर वसूला जाता था, दूसरा टाइल वसूला जाता था। उसके बाद में जो सामान्य उपभोग के लिए वस्तु है, अब मुझे एक बात बताओ, नमक जो है वो प्रत्येक व्यक्ति खाता है, और प्रत्येक व्यक्ति को वहां पे टैक्स देना पड़ता था, इसलिए वो लोग परेशान होंगे और आगे क्रांति करेंगे। तो नेक्स्ट जानकारी देखेंगे अपन अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर आपका फ्रेंड जो 9th क्लास के अंदर है तो उसको इस लिंक वीडियो का लिंक है वो शेयर कर देगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक ले बुके वो दरी दान पे डब्बा ठाडो बना दरी दाबा। तो राजू आयो कौन? यहाँ ये दरी पड़ी है ना, ये लिया, ये बिछाई हुई है ना, ये लिया। हाँ गुरु, गाड़ी की खान के टकीरी। तो वो भी मर गई। वो क्या इधर थे नौ कौन